नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दो लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बिहार में। दोनों खुद को चाणक्य कहते हैं। एक अपनी पार्टी के लिए चाणक्य हैं। एक अब तक चाणक्य की भूमिका में थे, अब रियल चाणक्य बन रहे हैं। और उस चाणक्य के चंद्रगुप्त बनने के भी आसार हैं। मतलब जो कल तक चाणक्य की भूमिका में होते थे, अब चंद्रगुप्त की तरह मैदान में हैं। और दूसरे तो पहले से चंद्रगुप्त बने हुए हैं, उनको लोगों ने चाणक्य बना दिया है। मैं किन दो लोगों की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। मेरा इशारा इशारा है केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कद्दावर नेता अमित शाह और नए नए राजनीति में दमखम आजमाने वाले नए पहलवान प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर एक तरफ मलखम में उतरे हुए हैं मैदान में और मल्ल युद्ध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब ये जो दो चाणक्य है, इन दोनों के बीच में जैसा पावर गैलरी में चर्चा रहती है कि दोनों के बीच में एक परंपरागत प्रतिद्वंदिता भी है। क्योंकि एक समय में माननीय प्रशांत किशोर जी नरेंद्र मोदी के किचन कैबिनेट के सबसे क्लोज व्यक्ति में से एक थे। 2012 के बाद 2013-14 और उसके बाद 2014 आखिर तक जब सरकार बन गई, उसके बाद प्रशांत जी को अपेक्षा थी कि केंद्र में उनको कोई जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। लेकिन अमित शाह जी को लगा कि शायद ये हमसे अधिक क्लोज ना हो जाए, तो इन दोनों के बीच में एक पारंपरिक प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। ऐसा लोग चर्चा करते हैं और इस चर्चा के आधार भी हैं। मोदी और शाह की मित्रता कोई 2014 या 13 की नहीं है, पुरानी मित्रता है। मोदी और शाह की जोड़ी लंबे समय से चली आ रही है, गुजरात में टेस्टेड थी। उस बीच में मोदी और शाह के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए जो शाह और मोदी के से भी अधिक करीब हो जाए मोदी के, ऐसा कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। तो खैर, आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता थी जिसकी वजह से दोनों में दूरियां बढ़ी, और फिर प्रशांत किशोर ने अलग रास्ता अपना लिया और अमित शाह अपने रास्ते पर बने रहे। कुछ दिनों के बाद जब प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड की तरफ गए, नीतीश कुमार के सलाहकार बने, बाद में आप सब घटनाक्रम जानते हैं कि 2015 में नीतीश और लालू को साथ लाए, सरकार बनी। उसके बाद वो जेडीयू में फॉर्मली ज्वाइन करते हैं, एक बहुत मजबूत पद को भी वो धारण करते हैं। और उस वक्त फिर धीरे धीरे वहां भी वही स्थिति शुरू हो गई, जो स्थिति मोदी और प्रशांत के बीच को लेकर के शुरू हुई थी, और अमित शाह जी को ये खटकने लगा था और फिर वहां से उनको छोड़ना पड़ा। वही स्थिति वहां हो गई। वो नीतीश के ज्यादा करीब आ गए, लोगों को असहज लगने लगा इन दोनों की नजदीकियां, और फिर लोगों ने, आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में खाई बढ़ाने का काम किया, और फिर खाई बढ़ी, और जो प्रशांत वहां चाहते थे प्रशांत को वहां नहीं मिला, और आखिरकार प्रशांत ने नीतीश जी का भी साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने के बाद नीतीश जी ने कहा कि प्रशांत को तो मैंने अमित शाह जी के कहने पर लिया था पार्टी में। खैर, अब ये सब आपको सब मालूम है, लेकिन मालूम क्या नहीं है, जिस पर मैं थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया। अभी कुछ दिन पहले एक खबर चलने लगी कि बीजेपी बिहार चुनाव हारना चाहती है। कहीं से भी इस खबर में दम नहीं है, झूठ बात है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है इस देश में जो हर चुनाव को शिद्दत से लड़ती है, गंभीरता से लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ती है, दमखम के साथ लड़ती है। कोई चुनाव हो, चाहे वो जिला स्तर का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में, इवन की विश्वविद्यालय के भी जो चुनाव, इनका जो पॉलिटिकल विंग है, स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग है, वो भी
उसी शिद्दत से चुनाव लड़ता है जिस शिद्दत से धुर राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव हारना चाहती है, ये पता नहीं किस प्रकार के राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, जो इस तरह के भी कुछ-कुछ नए तर्क लाते रहते हैं लोगों के ज़हन में, जो पूर्णतया सत्य से परे है, साक्ष्यों से भी परे है। साक्ष्य कुछ और है, सत्य कुछ और है। जो बात मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसको दोहराया जाने वाला है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी अपने कद्दावर नेताओं को, जो कि सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। खबर ये है। और उसमें जो पुराने नए पुराने जो भी मंत्री स्तर के नेता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हो या नॉन कैबिनेट मिनिस्टर हो या सांसद हो, उन सबको भी मैदान में उतारा जा सकता है। जैसे अश्विनी चौधरी के बारे में चर्चा चल रही है। गिरिराज सिंह को भी विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। जो और अन्य जो सांसद हैं उनको विधानसभा में उतारा जा सकता है। आरके सिंह को विधानसभा में उतारा जा सकता है। राजीव प्रताप रूडी को विधानसभा में उतारा जा सकता है। ऐसे कद्दावर नेताओं को तैयार किया जा रहा है कि आप मन बनाइए लोकसभा के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया हुआ है। दो कारणों से। पहला कारण तो यह है कि एक, बिहार उनको जीतना है क्योंकि बिहार में पिछले 20 वर्षों से, एक 2-3 वर्षों के अंतराल को अगर आप हटा दें तो लगभग 17-18 वर्षों से नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत हद तक बिहार में विकास के काम हुए हैं। करप्शन को मैनेज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो करप्शन और अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए मैनेज कर दें तो बिहार में काम नहीं हुआ है ऐसा कोई नहीं कहेगा। स्वयं प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हाँ, सड़कें बनी हैं, पुलों के निर्माण हुए हैं, भले ही उसमें भ्रष्टाचार हुए हों, और इंडस्ट्री उस तरह से नहीं आई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम नहीं हो रहा है, लेकिन सड़क बनाने में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है तो हुआ है। रेल के मुद्दे पर कुछ काम हुए हैं, पुल निर्माण हुए हैं, ये सब काम हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, ये सब काम तो विजिबल है, जो कि सामने से दिखता है। इसकी आलोचना स्वयं प्रशांत किशोर भी नहीं कर रहे हैं, जो कि अभी धुर विरोधी हैं। तो जो काम हुए हैं उसके बिना पर तो ये आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको लूज करना नहीं चाहती है। लेकिन दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद का चुनाव टलते 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 आखिर में बिहार चुनाव तक पहुंच ही गया। द्वंद्व बढ़ता ही गया और इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस अपने पसंद के उम्मीदवार को बनाना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी और शाह की सहमति भी जरूरी है, यह भी संघ चाहता है। मोदी और शाह के बिना, शाह नहीं, कम से कम मोदी की सहमति तो संघ जरूर चाहता है। लेकिन मोदी अमित शाह की भी सहमति चाहते हैं। मोदी की सहमति संघ चाहता है और अमित शाह की सहमति मोदी भी चाहते हैं। इसलिए मोदी और शाह को लगता है कि हमारा, हमसे ऐसे नेता का चयन हो जिसका संबंध संघ से भी अच्छा हो और हम लोगों से भी अच्छा हो। हम लोगों से मेरा मतलब है अमित शाह जी से भी अच्छा हो और मोदी जी से भी अच्छा हो। ये दोनों आदमी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में हैं, केंद्रीय नेतृत्व ही हैं, ये भी आप कह सकते हैं। आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इससे आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोदी शाह की तूती बोल रही है भारतीय जनता पार्टी में। तो उनके इशारे के बगैर बीजेपी में अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संघ ने चेकमेट तो दिया है। संघ ने कहा है कि इस बार जिस किसी का भी आप चयन करेंगे वो संगठन का व्यक्ति होना चाहिए, वो कॉरपोरेट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कॉरपोरेट पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। हमें संगठन का मजबूत नेतृत्व देना है और संगठन को और मजबूत बनाना है, इसलिए हमको चाल चरित्र चेहरे वाला व्यक्ति चाहिए। ऐरू गैरू नत्थू खैरू को आप बिठा देंगे, ये नहीं चलेगा। ये संघ की दो टूक है। और जिस तरह से मोदी जी संघ की तारीफ कर रहे हैं,
इससे आप समझ लीजिए कि मोदी संघ के विपरीत नहीं जा सकते। तो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की सहमति अगर नहीं बन रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ तो बात है कि कहीं ना कहीं संघ और मोदी एक मंच पर आते हुए म- आने में थोड़ा विलंब लग रहा। आएंगे तो जरूर, लेकिन थोड़ा विलंब लग रहा है। और विलंब का कारण यह है कि सहमति नहीं बन पा रही है कि कौन सा उम्मीदवार होगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जेपी नड्डा जिस तरह से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, जेपी नड्डा की कोई भूमिका नहीं है आज के दिन में संघ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। वो मुख्य रूप से अमित शाह जी और मोदी जी ही पार्टी को चला रहे हैं, और वो एक केयर टेकर अध्यक्ष बने हुए हैं जेपी नड्डा जी। इसमें भी कोई शक नहीं है। तो निश्चित रूप से बोन ऑफ कंटेंशन तो बना हुआ है, सहमति लेकिन बन जाएगी ये भी तय है। संघ और बीजेपी के बीच में सहमति बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के। तो बिहार चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है मोदी और शाह के लिए। किसी भी सूरत में मोदी और शाह बिहार चुनाव को जीतना चाहते हैं, और उसके बाद अपना स्कोर कार्ड लेकर के संघ के पास जाना चाहते हैं कि ये देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हमें असफलता मिली, उसके बाद हम लगातार लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार चुनाव जीत चुके हैं, और बंगाल भी जीतेंगे। तो ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के वो संघ के पास दावेदारी ठोकना चाहते हैं कि हमारे ही मन का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो आप कृपा करके आपत्ति न करें। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, संघ का ये 100वां वर्ष है। 100 साल हो गए हैं संघ को। संघ के पास समस्या ये है कि संघ सत्तारूढ़ पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनकी आनुषंगिक संगठन है, उसको वो नाराज भी नहीं करना चाहती। लेकिन संघ अपनी बात को मनवाना भी चाहती है। संघ चाहती है कि पार्टी का संगठन मजबूत हो, व्यक्ति आधारित पार्टी बन न जाए। व्यक्ति की चले कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति का कैरिश्मा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ही सब कुछ हो जाए, संगठन में उसके अलावा कुछ ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मोदी साहब ऐसी बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन यह बात सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि अंतिम फैसला मोदी और शाह ही लेते हैं। लेकिन इसे आप कांग्रेस की तरह मत मानिए। यहां जो फैसले होते हैं वो सबकी राय ली जाती है, और उसके बाद राय पर अपना फैसला वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो फैसला ले लेते हैं और सबको मनवा लेते हैं। कभी कभी कुछ 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 मुद्दों पर कुछ कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं कि जहां मोदी और शाह ने फैसला ले लिया और उस पर आम सहमति बना ली। लेकिन जनरली प्रक्रिया बीजेपी में यही होती है कि सबकी राय ले ली जाती है और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं और फिर फैसले सुनाए जाते हैं। ये अच्छी बात है। कभी कभी उनकी भी बात चलनी चाहिए, कभी कभी पूरे संगठन की बात चलनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन संघ का कहना है कि नहीं, हम व्यक्ति से अधिक संगठन को महत्व देते हैं, और संगठन से भी अधिक विचार को महत्व देते हैं, और विचार पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हालांकि संघ के विचार को जिस तरह से मोदी ने स्थापित किया है पिछले 11 वर्षों में, आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। मोदी ने सबसे अधिक अगर स्थापित किया है किसी विचार को, संघ के विचार को, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। इस बात से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और ये संघ स्वीकार करते हैं कि संघ स्वीकार करता है कि हाँ, मेरी आइडियोलॉजी को सबसे अधिक विस्तार देने में, या हमारा जो कुछ भी एजेंडा है, 370 एजेंडा था, मोदी ने करके दिखाया। राम मंदिर एजेंडे में था, मोदी ने करके दिखाया। वो अलग बात है कि अदालत के जरिए हुआ, करके दिखाया। धारा 370 को हटाना मामूली बात नहीं है। और अब सीएए भी ला रहे हैं, एनआरसी भी ला रहे हैं, कॉमन सिविल कोड भी लाएंगे। तो जितने एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के, उस सबको सफलीभूत किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोन ऑफ कंटेंशन जरूर है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का फैसला नहीं हो रहा है। नंबर वन। नंबर टू,
बिहार में इस बार आरजेडी जो लड़ रही है वो तो लड़ ही रही है। एक जो नया दूसरा कल्ट बन रहा है, वो कल्ट है प्रशांत किशोर का। इसे भी आपको खारिज नहीं कर सकते। भले ही प्रशांत किशोर की अभी की स्थिति ये नहीं है कि वो सरकार बना ले, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, प्रशांत पीछे नहीं रहेंगे। प्रशांत दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और जनता है, जनता असल में पॉलिटिक्स में जब आप जाते हैं तो जनता ही सब कुछ है। जनता क्या रुख लेगी कहना मुश्किल है। एक तरफ पावर है, पैसा है, पूरा तंत्र है, और दूसरी तरफ भी पैसा भी है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स की कमी है प्रशांत के पास। पैसा है, संगठन है, लोग है, और एक विचार भी है। और विचार है बिहार में बदलाव की, बिहार से पलायन को रोकने की, बिहार को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पैटर्न पर ले जाने की, बिहार में एजुकेशन को ठीक करने की। ये सारी बातों की बात अगर कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उसके तरफ आकर्षण होना ही होना है। जनता आकर्षित होगी। अब ये आकर्षण वोट में कन्वर्ट करता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ये जो दोनों चाणक्य और चंद्रगुप्त, अमित शाह भी चाणक्य भी हैं और चंद्रगुप्त भी हैं, तो प्रशांत भी चाणक्य भी हैं और अब चंद्रगुप्त भी बनना चाहते हैं। ये और बात है कि प्रशांत हमेशा कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मेरा बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब है कि वो लक्ष्य कुछ बड़ा लेके चल रहे हैं और वो प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग में हो सकता है उनको कामयाबी मिल भी जाए, और ये सोशल साइंटिस्ट की तरह वो काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे पैसे एक तरफ, सारी शक्ति एक तरफ, और अगर एक लड़ाका मैदान में आ गया और उस लड़ाका ने रिपल क्रिएट कर दिया, मूवमेंट बना दिया, और यंगस्टर जिस तरह से उनके तरफ जा रहे हैं, तो मामला बहुत दिलचस्प होगा। और प्रशांत के बढ़ते हुए ग्राफ ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। और इसीलिए अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि बीजेपी बिहार को येन केन प्रकारेण जीते ही जीते। और ये इसीलिए मोदी और अमित शाह का ये लिटमस टेस्ट है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर बिहार जीत गए, अगर जीत गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर बिहार जीत गए, तो आप मान के चलिए कि प्रशांत बिहार में नहीं रुकेंगे। बिहार वो भूमि है जो पूरे देश में बदलाव की हवा तैयार कर सकती है, पूरे देश में बदलाव की बयार बहा सकती है। इसीलिए मोदी और शाह की सबसे बड़ी चुनौती है। तेजस्वी कोई चुनौती नहीं है। तेजस्वी के पिताजी परंपरागत रूप से 15 साल सत्ता में रहे हैं, उनकी माता सत्ता में रही है, तेजस्वी खुद सत्ता में रहे हैं, भागीदारी रहे हैं, डायरेक्टर उस तरह से नहीं रहे, पार्टनर बन के रहे हैं, लेकिन खुद भी सत्ता में रहे हैं। उनको बीजेपी टैकल करना जानती है। जो सत्ता में नहीं है, हवा तेजी से बह रही है, और अगर ये इसने तूफान का रुख लिया, तो ये तूफान जब बिहार से निकलेगा, पूरे देश में बवंडर करेगा। और ध्यान रखिए, प्रशांत किशोर केजरीवाल नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की चुनौती दोगुनी हो गई है। आरजेडी के लिए कोई चुनौती नहीं है, जेडी के लिए भी कोई चुनौती नहीं है। जेडीयू एक एक मूर्छित पार्टी है, जो पता नहीं अभी सिर्फ और सिर्फ, जेडीयू सिर्फ मोदी के चरणों में शरणागत है। मोदी अगर चाहेगा तो जेडीयू को बचाएगा, मोदी चाहेगा कि जेडीयू ना बचे तो जेडीयू खत्म हो जाएगा। जेडीयू अपने खात्मे पर खड़ी है। अपने तई जेडीयू की हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके। कभी वो मोदी का पैर पकड़ के, कभी लालू का पैर पकड़ के। लालू के साथ नहीं है। अब बार बार वो कह रहे हैं कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे। इनके ऊपर कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है। कल क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मोदी के चरणों में शरणागत है, और मोदी और शाह बिहार चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रतिफल उल्टा हो गया, मैं फिर कह रहा हूं,
तो प्रशांत बिहार में रुकेंगे नहीं, प्रशांत के कदम बाहर निकलेंगे। और अगर बिहार की जनता ने खुदा ना खास्ता मन बना लिया प्रशांत को सत्ता में लाने का, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अब चुनौती अमित शाह के लिए है। अमित शाह अब कैसे बिहार की जनता को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं? तीन बड़े फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है उनके सामने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की साख अभी भी बरकरार है। चाहे प्रशांत अटैक करें, आरजेडी वाले अटैक करें, उनको कांग्रेस वाले वोट चोर बोलें, कुछ बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी बड़ी तेजी से बिहार में गांव-गांव में एक बड़ा ब्रांड है, पूरे देश में है, बिहार में भी है। नंबर 1। नंबर 2, महिला को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भी और मोदी ने भी नर्चर किया है, अभी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार रुपए महिला के अकाउंट में गए हैं, वो 1 करोड़ हो चुके हैं। 1 करोड़। 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। अब उस 1 करोड़ में से मान लीजिए कि 30%, 40% महिलाएं गुमराह हो जाएं, मतलब बीजेपी के शब्दों में कहें तो गुमराह हो जाएं और गुमराह होकर के वो तेजस्वी और प्रशांत की तरफ चले जाएं और एनडीए के साथ छोड़ दें, तब भी ऐसा लगता है कि 60% महिलाएं वो 10,000 का लाज रखेंगी। 10,000 का लाज रखने के लिए उनके आंख में पानी होगा और उस पर बीजेपी वाले काम भी कर रहे हैं, नीतीश की पार्टी काम भी कर रही है, जेडीयू वाले। वो हो सकता है, वो गेम चेंजर हो सकता है। ये जो 10,000 का, आप सीधा समझिए ये घूस है, जिसको हमारे एक पॉलिटिकल मास्टर हैं बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुस्कुरा करके वो कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। अच्छे अच्छे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, वो अलग अलग शब्द का चयन कर देते हैं कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैपेंस ऑलवेज बिफोर इलेक्शन। इट हैपेंस एवरीवेयर, इवन इट हैपेंस इन यूएस, इवन इट हैपेंस इन यूरोप एंड यूके। तो चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जस्ट बिफोर द इलेक्शन, तो वो उसे आप देशी शब्दों में घूस कह लें। तो बीजेपी और जेडीयू ने ऑलरेडी घूस दे दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरजेडी और प्रशांत की पार्टी घूस लेकर के नहीं घूम रही है। वो भी घूस लेकर के घूम रही है, घूस लेकर के घूम रही है और घूस देने का वायदा भी कर रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको फलाना चीज देंगे, हम आपको ढिमाका चीज देंगे। तो वो भी एक प्रकार का घूस ही है, वो भी एक प्रकार का प्रलोभन ही है। तो प्रलोभन का बाजार अभी बिहार में सजा हुआ है और उसमें जो अपने प्रलोभन के बाजार में ग्राहक को फंसा लेगा, वो निकल जाएगा, वो जीत जाएगा। अब इस ग्राहक को फंसाने की स्थिति में महिला को तो उन्होंने एक प्रकार से 1 करोड़ दे दिया है। 1 करोड़ महिलाओं के पास तो वो पहुंच गए हैं। 1 करोड़ महिला को अपने पक्ष में करने की लगभग उन्होंने कोशिश कर ली है। बाकी अब अगर वो कामयाब हो जाए तो 1 करोड़ महिला का सीधा वोट आ जाएगा। अब 1 करोड़ महिला का आएगा तो 1 करोड़ महिलाएं अपने घर में भी प्रभावित करेंगी। तो ये कोशिश की जा रही है कि भाई 7 करोड़ अगर वोटर हैं तो 7 करोड़ में से जितना वोट होगा उसमें से अगर 1 करोड़ वोटर हमारे तरफ आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले। तो मोदी के बाद जो दूसरा एम फैक्टर है वो है महिला और तीसरा फैक्टर है मंदिर और मस्जिद। मंदिर और मस्जिद भी चुनाव में आएगा। मंदिर मस्जिद इस बार चुनाव में कैसे आ रहे हैं? एक तो सीता मैया के मंदिर का निर्माण है, उसको लेकर के घूम रहे हैं। राम मंदिर के बाद सीता मैया का मंदिर जो सीतामढ़ी में बन रहा है, एक तो वो है डायरेक्ट, और दूसरी बात है कि घुसपैठिए मुद्दा बनाए हुए हैं। वहां मस्जिद का एंगल वहां मुसलमान से हो जाएगा। मंदिर, मुसलमान और मस्जिद तीनों में मौ है। तो इसलिए मैंने 3 एम फैक्टर की बात की है। तो मंदिर, मस्जिद और मुसलमान, ये तीनों मुद्दा बनेगा और उसमें अमित शाह अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कैसे कैसे झोंक रहे हैं आप देखिए। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं वहां पर, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं वहां पे। ये सारे ओबीसी लीडर्स हैं। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी हैं, केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा हैं। वो वहां पर प्रभारी बनकर के पहुंच गए हैं।
इन सब के हाथ में कमान दे दी गई है, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी अच्छी बात है, इस बार धर्मेंद्र जी को उन्होंने बाहर रखा। धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, वो मास्टर आदमी है इस मामले में। मास्टर क्या है, मतलब अभी तक जहां जहां का उनको प्रभारी बनाया गया है, उसमें उस स्टेट में अपेक्षित सफलता मिली है, तो पार्टी ने उनको प्रभारी बनाया है बिहार का भी। सह प्रभारी में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और भी अन्य नेता हैं। तो एक तरफ तो मंदिर, महिला, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, महिला और मोदी, ये जो चार बड़े फैक्टर्स हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार के मैदान में कूद रही है। अब से थोड़ी देर बाद अभी इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें तारीखों की घोषणा हो जाएगी। छठ पूजा के बाद तारीखों की घोषणा होगी। तो अभी उत्सव समझिए, इलेक्शन उत्सव चलता रहेगा। ऐसा मत समझिए कि दीपावली और छठ के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक चिंता है कि दीपावली छठ के बाद जो जो माइग्रेंट लेबर है वो वापस ना आ जाए, तो उनको घेरने के लिए क्या किन किन इलाकों को ध्यान में रख करके कि कहां से ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। वैसे तो पूरे बिहार से होगा माइग्रेशन, लेकिन किन किन इलाकों से ज्यादा है, वहां पर हो सकता है कि पहले चरण में चुनाव करा लिए जाएं, जस्ट छठ के बाद कोई तारीख हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है, या नवंबर में तो मान के चलिए कि नवंबर फर्स्ट वीक के बाद या सेकेंड वीक से या फर्स्ट वीक से चुनाव की तारीख आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो तारीखें होंगी उसको भी ध्यान में रख करके अभी इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगी। लेकिन ये जो तीन फैक्टर हैं, वो तीनों फैक्टर पर अमित शाह क्या बाजी पलट देंगे? क्या अमित शाह को प्रशांत किशोर की तरफ से चुनौती मिलेगी? मैं आरजेडी को इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि आरजेडी तो अपने 30% वोट पर बना हुआ है। एमवाई समीकरण उनका अभी तक इंटैक्ट है। अब आगे देखिए क्या होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एमवाई समीकरण को भी तोड़ने के लिए बीजेपी काम कर रही है। कुछ भी हो सकता है। तो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, बंधुआ किसी की बपौती नहीं है वोट, और किसी का कोई संप्रदाय। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि तेजस्वी से मोह भंग भी होने लगे, और तेजस्वी के परिवार में अंदरूनी कलह अभी और बढ़ेगा। अभी जिस तरह से कलह बढ़ रहा है और कलह बढ़ रहे हैं, तो तेजस्वी जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अभी तेजस्वी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी सिर्फ आपको मैं इसलिए, जो न्यू एंट्रेंट हैं, जो नए खिलाड़ी मैदान में आए हैं प्रशांत, वो कितनी चुनौती देंगे, वो कितना खेल खराब करेंगे आरजेडी और एनडीए का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उनको, अमित शाह जी को और मोदी को ये डर सताने लगा है कि प्रशांत मास्टर खिलाड़ी हैं इलेक्टोरल, जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, तो उनको मात देने के लिए एक दूसरे चाणक्य भी मैदान में हैं। तो चाणक्य स्वयं चंद्रगुप्त भी हैं, तो चाणक्य चंद्रगुप्त की लड़ाई देखने को मिलेगी। बहुत दिलचस्प होगा बिहार का चुनाव। ये जो 3 एम फैक्टर है, उसके साथ अमित शाह जी बाजी को पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और प्रशांत अगर बिहार जीत गए तो क्या होगा, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। बहुत लंबा भविष्य नहीं है, नवंबर माह में सब कुछ हो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।